प्रीवियस लेक्चर में हमने परम्यूटेशंस के ऊपर बात की। परम्यूटेशंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को कहते हैं, लेकिन परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने ली थी। आज भी हम उन्हीं दो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें दोनों के दरमियान जो एक डिफरेंस है और दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। पहला एग्जांपल हमने जो लिया वो यही था कि अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हों और 2 साइज के ग्रुप्स अगर हमने फॉर्म करने हैं तो कितने डिफरेंट वेज में हम वो ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं या वो अरेंजमेंट्स जो है वो बना सकते हैं, या उन 3 ऑब्जेक्ट्स को 2 साइज के ग्रुप्स में कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए वो दो डिफरेंट किस्म के लिए। फर्स्ट केस में हमने ये कंसीडर किया कि हमारे पास 3 न्यूमरल्स हैं और 3 न्यूमरल्स को हमने 2 डिजिट नंबर्स में अरेंज करना है, यानी 3 न्यूमरल्स 1 2 3 ये तीनों कंसीडर करें कि ये 3 हमारे पास न्यूमरल्स हैं और हमने 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं, तो इनसे 2 डिजिट के नंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं? 1 2 12 बन सकता है, यानी 1 3 बन सकता है यानी 13, 2 1 बन सकता है यानी 21, इसी तरह 2 3 बन सकता है यानी 23, 3 1 बन सकता है, 3 2 बन सकता है। तो ये टोटल 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, यानी 6 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं 3 न्यूमरल्स से। तो एक तो ये केस हुआ और इसी केस को हमने परम्यूटेशन का नाम दिया है। और जबकि एक सेकंड केस भी था। दूसरा केस क्या था कि हमारे पास जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 न्यूमरल्स के बजाय वो 3 पर्सन्स हों, यानी 3 कैंडिडेट्स हों। उन 3 कैंडिडेट्स में से हमने 2 कैंडिडेट्स के ग्रुप्स हमने फॉर्म करने हैं, यानी 2 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाना है। तो कितने डिफरेंट वेज में हम वो ग्रुप बना सकते हैं? मसलन वो 3 कैंडिडेट्स अगर ए बी और सी हैं तो ए बी का ग्रुप बन सकता है, ए सी का ग्रुप बन सकता है और बी सी का ग्रुप बन सकता है। तो ये टोटल 3 डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। हालांकि देखें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों में सेम है और साइज ऑफ ग्रुप भी दोनों में सेम ही है, यानी अरेंजमेंट्स का जो साइज है वो भी दोनों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दोनों में डिफर करते हैं। यानी फर्स्ट केस में 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं और सेकंड केस में हमारे पास 3 डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकती हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा ऑर्डर की वजह से है कि फर्स्ट केस में जो न्यूमरल्स हैं 3 न्यूमरल्स 1 2 3 उनसे जो अरेंजमेंट्स बनती हैं, यानी 2 डिजिट के जो नंबर्स बनते हैं उनमें देखें तो 1 2 एक डिफरेंट नंबर है, 2 1 एक डिफरेंट नंबर है। यानी 1 और 2 की पोजीशनिंग अगर हम चेंज करें तो वो डिफरेंट एक अरेंजमेंट में जो है वो बदल जाता है। जबकि सेकंड केस में ऐसा नहीं है। सेकंड केस में ये है कि ए एक फर्द है, बी एक फर्द है, यानी ए एक कैंडिडेट है, बी एक कैंडिडेट है। ए बी का ग्रुप बनाए तो ये एक ग्रुप है, लेकिन बी ए का ग्रुप बनाए तो ये भी वही ग्रुप है जो पहले ए बी वाला ग्रुप था, ये कोई नया ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केसेस में जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऑर्डर मैटर करता है और कुछ केसेस में ऑर्डर मैटर नहीं, यानी ऑर्डर चेंज कर देने से अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो केस कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऑर्डर बदल देने से अरेंजमेंट भी बदल जाए, वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट अगर कहलाए, तो इस तरह जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनती हैं उनको हम कहते हैं परम्यूटेशंस। और वो केस कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऑर्डर बदल देने से, यानी उनकी तरतीब बदल देने से एक नया अरेंजमेंट ना बने, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनती हैं उन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। तो ये डिफरेंस है परम्यूटेशंस का और कॉम्बिनेशंस का। तो प्रीवियस लेक्चर में हम परम्यूटेशंस को हम डिटेल्ड डिस्कस कर चुके, तो इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्बिनेशंस को हम अनऑर्डर्ड सिलेक्शंस या अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स कह सकते हैं। जिस तरह हमने परम्यूटेशंस के बारे में बात की थी कि उनको हम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स कहते हैं, तो ये इसके बिल्कुल बरक्स है।
तो ये यहाँ पे है अनऑर्डर्ड सिलेक्शंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, यानी यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मीनिंगलेस सी बात है। तो कॉम्बिनेशंस को हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस that is unordered sets of R objects from n distinct objects is represented by number of combinations is equal to number of permutations over arrangements of R objects। या इसको मजीद सिंपली अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और R साइज के अगर हमने ग्रुप्स फॉर्म करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स बनते हैं हमारे पास या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनती है वो बनती है n कॉम्बिनेशन r। ये नोटेशन है उसके लिए n कॉम्बिनेशन r, और ये हम कैलकुलेट करते हैं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो हमेशा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और r साइज के ग्रुप्स बनाने हों और वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों कि उनके दरमियान ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता हो, यानी वहाँ ऑर्डर जो है वो मीनिंगलेस हो, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हैं उनको हम कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और उसको जो लिखते हैं, उसको जो डिस्क्राइब करते हैं या जिसको डिनोट करते हैं हम NCR से, जिसको पढ़ते हैं n कॉम्बिनेशन R, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के। यानी अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 साइज के अगर हमने ग्रुप्स फॉर्म करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बन सकते हैं हमारे पास वो कितने बन सकते हैं? 5 कॉम्बिनेशन 3, यानी 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 6 टाइम्स 2 इज 12, 120 ओवर 12 दिस इज 10। यानी अगर हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने 3 साइज के अरेंजमेंट्स बनानी हैं, ऐसी अरेंजमेंट्स की जिसके दरमियान ऑर्डर जो है वो मैटर ना करता हो, तो वो टोटल 10 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, यानी टोटल 10 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि हाउ मेनी वेज कैन अ बास्केटबॉल टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी चूजन फ्रॉम 8 प्लेयर्स। यानी हमारे पास टोटल 8 प्लेयर्स अवेलेबल हैं और बास्केटबॉल की टीम हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें हमने 5 प्लेयर्स चूज करने हैं आउट ऑफ 8 प्लेयर्स। तो कितने डिफरेंट वेज में हम चूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी देखें तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं कॉम्बिनेशंस की वो पूरी हो रही है। पहली इसकी रिक्वायरमेंट ये है नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, जो कि नंबर ऑफ अवेलेबल प्लेयर्स हैं, जो कि 8 है, n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, और किस साइज के हमने अरेंजमेंट्स बनाने हैं या किस साइज के ग्रुप्स बनाने हैं, वो साइज जो है वो हमारे पास 5 है। और यहाँ पे देखें कि जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। 5 अगर हमने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो A B C D E ये ग्रुप बनाएं या B A C D E ये ग्रुप बनाएं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी वो कॉम्बिनेशंस के थ्रू बनेंगी, वो कॉम्बिनेशंस होंगी, और हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन के फार्मूले से। और कैलकुलेट तो बहुत इजीली कर सकते हैं, फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 8 कॉम्बिनेशन 5 जो कि बराबर होगा 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल के। इसी तरह कॉम्बिनेशन के ऊपर एक और फार्मूला हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि a committee of 5 people is to be chosen from a group of 6 men and 4 women. How many committees are possible if there are no restrictions? यानी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और टोटल हमारे पास जो अफराद हैं वो देखें, a committee of 5 people is to be chosen, टोटल 5 अफराद हमने चूज करने हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 men and 4 women, यानी 6 मर्द हैं और 4 औरतें हैं। तो टोटल हमारे पास अवेलेबल जो अफराद हैं वो 10 हैं। तो इन 10 अफराद में से हमने 5 अफराद हमने चूज करने हैं, यानी एक कमेटी चूज करनी है जिसके अंदर 5 अफराद हों। 5 साइज के अरेंजमेंट्स हमने बनाने हैं। तो 5 साइज का एक अरेंजमेंट हम कितने डिफरेंट वेज में बना सकते हैं? तो यहाँ पे भी देखें मेंबर्स के दरमियान कोई ऑर्डर नहीं बनता है, तो यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर यहाँ पे मीनिंगलेस है, तो इसको हम बी कॉम्बिनेशन कहेंगे। और अवेलेबल जो हमारे पास पीपल हैं वो 10 हैं, और सिलेक्शन कमेटी का जो साइज है वो है
5, तो 10 कॉम्बिनेशन 5 ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 10 कॉम्बिनेशन 5 डिफरेंट वेज में हम 5 मेंबर्स की एक कमेटी जो है वो चूज कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 10 पीपल। इसी तरह सेकंड या बी पार्ट देख लें, वन पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी चूजन ऑन द कमेटी, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर हमने चूज करना हो, यानी एक फर्द हमने जो है वो एडवांस में ही चूज करना है, यानी जिसको लाजमी तौर पे चुनना है, एक फर्द को लाजमी तौर पे चुनना है। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं? तो यहाँ हम कहेंगे कि 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट ये है कि वो स्पेशल पर्सन जिसको हमने लाजमी चुनना है, एक वो तो एक ही फर्द है, तो वो उसको तो एक ही लिया जाएगा, तो ये तो एक ही इवेंट होगा, एक ही पॉसिबल वे है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उसको उठाना है, तो ये एक ही पॉसिबल वे में उसको उठाया जा सकता है। और सेकेंड इवेंट ये है कि जो रिमेनिंग जो पीपल हैं वो 9 बचते हैं, टोटल 10 थे, अब एक पर्टिकुलर पर्सन उसको चूज करना ही है, तो उसके अलावा जो बचते हैं हमारे पास 9 है। अब 9 में से फिर हमने 4 बंदे चूज करने होंगे, क्योंकि टोटल हमने 5 अफराद चूज करने हैं। एक उस स्पेशल पर्सन को अगर हम चूज करेंगे तो उसके अलावा बाकी 9 में से फिर 4 बंदे हमने चूज करने होंगे। तो पहला इवेंट होगा उस स्पेशल पर्सन की सिलेक्शन, और दूसरा इवेंट होगा आउट ऑफ 9 4 पर्सन की सिलेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज होंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। इसी तरह एक और केस है, वन पर्टिकुलर वुमेन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमेटी, यानी उस कमेटी में से एक खातून को हमने लाजमी तौर पे एक्सक्लूड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से जो है एक खातून को जो है हम यहाँ से अगर हम एक्सक्लूड करें तो टोटल हमारे पास 3 वीमेन होंगी, वीमेन जो है हमारे पास होंगी 3, और मेल हमारे पास है 6, तो टोटल हमारे पास अफराद बनते हैं 9, और उन 9 में से फिर हमने 5 अफराद चूज करने हैं, तो वो 9 कॉम्बिनेशन 5 के इक्वल होगा। इसी तरह इसके ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं कि a committee of 5 people is to be chosen from a group of 6 men and 4 women. How many committees are possible if? अब ये उसी एग्जांपल की कंटिन्यूएशन है। 3 केसेस इसके हम 3 पार्ट्स इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये डी, ई और एफ, ये इसके बाकी 3 पार्ट्स हैं। कह रहा है कि देयर आर टू बी 3 men and 2 women, यानी उस कमेटी में, यानी उस 5 रुकनी जो कमेटी है उसके अंदर 3 मेन होने चाहिए और 2 वीमेन होने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखें, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि 2 इवेंट्स हैं। पहले इवेंट में हमने 3 मेन चुनने हैं और दूसरे इवेंट में हमने 2 वीमेन चुनने हैं। तो टोटल मेन हमारे पास कितने हैं? 6 में से 3 मेन चुनने हैं और 4 वीमेन में से 2 वीमेन हमने चूज करने हैं। तो 6 मेन में से 3 मेन कितने डिफरेंट वेज में चूज कर सकते हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो 6 कॉम्बिनेशन 3 डिफरेंट वेज में चूज कर सकते हैं। इसी तरह 4 वीमेंस में से 2 वीमेंस कितने डिफरेंट वेज में चूज कर सकते हैं, वो 4 कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट वेज में चूज कर सकते हैं। तो मेन की सिलेक्शन को हम फर्स्ट इवेंट कहेंगे और वीमेन की सिलेक्शन को हम सेकंड इवेंट कहेंगे। तो फर्स्ट इवेंट के अकरेंस की टोटल पॉसिबिलिटीज है 6 कॉम्बिनेशन 3 और सेकंड इवेंट के अकरेंस की पॉसिबिलिटीज है 4 कॉम्बिनेशन 2। तो दोनों इवेंट्स का एक साथ अकर होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। इसी तरह ये जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।